हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी स्टैटिक्स। सेक्शन ए को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, 40 मार्क्स का था मैथमेटिक्स। कई मैं आपके लिए प्रॉपर वे में लेक्चर अवेलेबल कराता रहूँगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। आपके फ्रेंड की भी हेल्प होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपकी भी हेल्प करेगा ही करेगा। आइए तो गाइस 61 MCQ देखिए, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, इसमें से कह रहा है कि आप बताइए कि 250 से 300 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है, कभी भी हमारे पास मोर देन लेस देन गिवन होता है ना, तो उस केस में क्या होती है कि मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यानी CF। तो मुझे F फाइंड आउट करनी पड़ेगी। गाइस देखिए, मैं F फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ पर 250 से मोर देन, और गाइस देखिए मोर देन 300, तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 23। आप क्या करिए 38 माइनस 15, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस कोई भी एक ऐसा सिंगल MCQ नहीं होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस ना किया हुआ हो। यदि आपने लेक्चर देखे हैं हमारे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए 62 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड। गाइस देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के क्लास के गैप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 63 देखिए, 63 में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड आउट क्या करवा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट गोट मार्क्स मोर देन 30। तो गाइस देखिए, मोर देन 30 यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लेस देन और बिलो का मतलब क्या है, लेस देन और मोर देन हो, मेरे पास क्या अवेलेबल होता है CF। तो सबसे पहले मुझे F फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर ही मैं बता सकता हूँ कि मोर देन 30 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो गाइस देखिए, मैं F को फाइंड आउट करता हूँ तो ये तो 15 आ जाएगी। फिर 38 में से माइनस करते हैं हम किसको, 15 को। माइनस 15 कर लीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 23 आएगा। 65 में से 38 माइनस करते हैं हम, 65 माइनस 38, तो गाइस देखिए कितना आएगा 27। 84 में से 65 को माइनस कीजिए, 84 माइनस 65, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 19। 100 में से करेंगे तो गाइस ये कितना आएगा मेरा 16। क्लियर है। अब मेरे से क्या कंडीशन डाली थी इसने गाइस, जो हमें मार्क्स बताने हैं वो कितने बताने हैं, मोर देन 13। तो गाइस देखिए मोर देन 13 कहाँ से होंगे, यहाँ से बिलो 30 से। तो गाइस देखिए मोर देन 30 होंगे, क्योंकि गाइस देखिए बिलो 30 कह रहा है, तो ये इधर वाले कितने मार्क्स हैं जो 30 से नीचे के हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर मोर देन 30 चाहिए। तो गाइस देखिए मोर देन 30 कितने हो जाएंगे, 19 + 16 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास 35। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 34 देखिए, 34 में क्या कह रहा है, मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ से मीडियन को ऑब्टेन कर सकते हैं। गाइस देखिए सिंपल सा लेस देन टाइप होगी, मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया था कि मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेस देन हो गई, मोर देन हो गई, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। मैंने आपको बताई थी, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है काफ़ी अच्छे से। तो गाइस देखिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, लेस देन टाइप होगी। आइए 65 देखिए, 65 में गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ओपन एंड क्लास इंटरवल है। अब गाइस देखिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन के केस में यहाँ पर हम किसको फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर कौन है बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी। गाइस देखिए ये सब बातें मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस की हुई है। यहाँ पर मीडियन होगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मीडियन के केस में गाइस देखिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि मेरे पास फर्स्ट सीरीज और लास्ट की सीरीज अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देखिए अर्थमेटिक मीन के केस में मुझे सारी सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी, ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी मेरे पास ऑल ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए, मोड के केस में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, और जब मेरे पास फर्स्ट और लास्ट ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे बता दूंगा गाइस। लेकिन मीडियन के केस में क्या होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बीच की वैल्यू चाहिए। तो गाइस मेरे पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बीच की वैल्यू से मतलब है, यानी मिडल वैल्यू से। तो गाइस मीडियन इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 देखिए, इन केस ऑफ एन इवन नंबर द ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। इवन नंबर के केस में गाइस हमने मीडियन जब डिस्कस किया था, यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्लियर किया था। देखिए क्या कह रहा है, एनी ऑफ टू मिडल मोस्ट वैल्यू, हो ही नहीं सकता गाइस। हम क्या करते थे, वहाँ पर जो मेरी मिडल मोस्ट वैल्यू होती थी हम उनका क्या लेते थे, सिंपल एवरेज लेते थे, डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू मिडल वैल्यू। करेक्ट है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वेटेड एवरेज लेते हैं, नहीं लेते, सिंपल एवरेज लेते हैं गाइस 2 मिडल वैल्यू का। 67 देखिए, 67 में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है गाइस। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या रिलेशनशिप होगा मीन मीडियन मोड के बीच में। गाइस यहाँ पर क्या होता है, मेरा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। का यहाँ पर थ्योरी यदि आपने अच्छे से पढ़ी हुई आपको कोई भी क्लियर नहीं आएगा। जो असली एमसीक्यू शुरू होते हैं अब होते हैं। देखिए, टू वेरिएबल x एंड y आर गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ द मीडियन ऑफ x इज 20 व्हाट इज द मीडियन ऑफ y। मीडियन के केस में मैंने आपको बताया था स्केल और ओरिजिन दोनों से इफेक्ट होता है, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्जन के केस में सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट होगा गाइस, यहाँ पर स्केल से इफेक्ट होता है। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर दोनों से इफेक्ट होगा। अब मेरे पास x का जो है मीडियन अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा गाइस, पुट कर दीजिए x के प्लेस पर -3, तो कितना हो गया यहाँ पर 40 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 37 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखिए, इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल u एंड v आर गिवन दिस एंड इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ u इज 10 देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ v का मुझे अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। v क्या करिए आप यहाँ से सेपरेट कर लीजिए। सबसे पहले v को मैं सेपरेट करता हूँ, तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2u और माइनस का 7, ये दोनों इधर आएंगे, प्लस के हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब गाइस देखिए अर्थमेटिक मीन मेरे पास u का अवेलेबल है, कितना है यहाँ पर 10 है। सिंपल आप u की जगह पुट कर दीजिए, तो गाइस देखिए कितना होगा, माइनस का 2 इंटू में 10 और माइनस का 7, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 20 और माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस कितना 27। क्लियर है? तो गाइस ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के केस में स्केल और ओरिजिन दोनों से इफेक्ट होता है। कि हम मल्टीप्लाई करें या उसमें कुछ डिवाइड करें वो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन डिस्पर्जन के केस में ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट होता है गाइस, एक सेकंड का वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपके साथ ये सब बातें डिस्कस की हुई है। किससे इफेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ स्केल से इफेक्ट होगा। हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ डिवाइड कर रहे हैं। आइए 70 देखिए, 70 में क्या कह रहा है, द एप्रोप्राइट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब गाइस देखिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन है मेरे पास, तो कौन सी एप्रोप्राइट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। गाइस देखिए यदि हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें एप्रोप्राइट, तो मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, मेरी मीडियन होती है। लेकिन हम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो गाइस डिस्पर्जन के केस में मेरा क्या होता है, यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन होता है। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के MCQ हैं। आइए 71 देखिए, एक्सरसाइज का है आपकी। इफ़ Rx एंड Ry डिनोट रेंज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली वेयर x एंड y आर रिलेटेड बाय 3x + 2y + 10 इज इक्वल टू 0, वॉट वुड बी द रिलेशन बिटवीन x एंड y। गाइस देखिए रेंज यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका पार्ट है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में किससे इफेक्ट होता है, ओनली एंड ओनली स्केल से, कि मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 से मुझे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 10 क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो गाइस सिंपल सा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2Rx इज इक्वल टू 3Ry। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 71 का। गाइस एक सेकेंड, R के साथ क्या अवेलेबल है चेक कर लेते हैं। गाइस x के साथ 3 है यहाँ पर, तो 3Rx हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Ry, क्योंकि गाइस देखिए y के साथ 2 है और x के साथ 3 है यहाँ पर, वो बाय मिस्टेक मैंने देखा ना। तो गाइस देखिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 72 में क्या कह रहा है गाइस देखिए, इफ़ x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0 एंड st ऑफ x इज 9 देन st ऑफ y। अब गाइस देखिए sd मेरे पास अवेलेबल है, ये क्या है, sd क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका करना है, y का। y को सेपरेट कीजिए सबसे पहले। तो गाइस देखिए 3y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं माइनस का 2x और माइनस का 4, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 माइनस का x और माइनस का 4/3। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट होता है, स्केल से इफेक्ट होता है। तो गाइस देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको मॉडुलस में लेते हैं हम, माइनस का 2/3 और इंटू में x के प्लेस पर किसको पुट करूँगा 9 को। तो गाइस देखिए कितना हो गया, ये 3 × 9। और गाइस आपको पता है कि मॉडुलस से हम बाहर निकालते हैं तो माइनस हो या प्लस हो, मेरा क्या आता है, प्लस ही आता है। तो गाइस देखिए 3 दूनी 6, 6 मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 73 देखिए, 73 में क्या कह रहा है, क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल आर 45, 52 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, इट्स क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, जब मेरे पास क्वार्टाइल गिवन हो। तो भाई देखिए Q1 मेरे पास अवेलेबल है, Q2 है और Q3 है, यानी कह रहा है 3 क्वार्टाइल मेरे पास अवेलेबल है। कौन होंगे, Q1, Q2, Q3 होंगे। क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है, सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, कितना होगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। 75 Q3 है, माइनस कितना 45 डिवाइडेड बाई 2। तो भाई देखिए 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा यहाँ पर 15। क्लियर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 74 देखिए, 74 में क्या कह रहा है, इफ़ x एंड y आर रिलेटेड एज 3x + 4y इज इक्वल टू 20 एंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 16 देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज
गाइस देखिए प्रॉपर्टी बेस कितने एमसीक्यू हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइए। मैंने प्रॉपर्टी बेस जितने भी एमसीक्यू होते हैं आपके साथ एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा और आप जाकर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर भी देख सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस की हुई है और गाइस आप देख सकते हैं कि कितने एमसीक्यू हमारे पास इस टाइप से आ रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर किसका मुझे क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करना है, वाई का। वाई को सेपरेट कर लीजिए। वाई इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं गाइस, देखिए 20 माइनस का कितना हो जाएगा 3x और डिवाइडेड बाय किससे करूँगा गाइस, देखिए यहाँ पर 4 से, क्योंकि वाई के साथ कौन था मेरा 4। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट होता है, स्केल से। यानी स्केल का मीनिंग क्या है, हम डिवाइड कर रहे हैं या कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऐड और माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस में 3/4 इंटू में एक्स का। गाइस देखिए क्वार्टाइल डेविएशन कितना अवेलेबल था 16। तो गाइस देखिए कितना हो गया 4 चौक 16 और मॉडुलस से हम किसी को भी बाहर निकालते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो गाइस देखिए 3 × 4 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 12। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 75 देखिए अगेन आप देख सकते हैं, देखिए इफ़ x एंड y आर रिलेटेड बाय y इज इक्वल टू 2x + 5 एंड द SD एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x आर नोन टू बी 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। अब गाइस देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान रखिएगा। कहा था मैंने आपके साथ कि ध्यान होगा आपको। आइए एग्जाम में कभी भी टपक सकता है गाइस। देखिए तो गाइस देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर y का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास गाइस देखिए y का क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, y का मीन भी अवेलेबल होना चाहिए मेरे पास और y का SD भी अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, SD डिवाइडेड बाय मीन। मीन को गाइस हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कितना है मीन। क्लियर है, और इनटू में हम क्या करते हैं यहाँ पर 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ किसका फाइंड आउट करना है, y का। तो SD भी मेरे पास किसका अवेलेबल होना चाहिए, y का, और मीन भी किसका अवेलेबल होना चाहिए, y का। लेकिन SD और मीन जो मेरे पास अवेलेबल है वो किसका है, x का है। तो आइए सबसे पहले y का फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना था 2x + 5। मैंने आपको बताया था मीन के केस में क्या होता है, स्केल और ओरिजिन दोनों से इफेक्ट होता है, यानी डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ। तो गाइस देखिए मीन कितना अवेलेबल है 10, पुट करिए 2 × में 10 प्लस का 5 इज इक्वल टू गाइस देखिए कितना आ रहा है 25। मेरा क्या गया यहाँ पर मीन। सेकंड मुझे क्या फाइंड आउट करना था, SD में गाइस देखिए प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, मॉडुलस में रखिए यहाँ पर 2 और x कितना था यहाँ पर मेरा x, यानी SD ऑफ x कितना है 5। तो गाइस देखिए इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। क्लियर है, अब मेरे पास SD भी अवेलेबल है और गाइस देखिए मीन भी अवेलेबल है किसका, y का। तो आप कर दीजिए यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 100। आइए करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 100। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 40। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 76 देखिए, 76 में क्या कह रहा है, व्हाट इज सुपीरियर कोरिलेशन। गाइस देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो गाइस क्या होता है यहाँ पर, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, जिसके बीच में कोई भी कैजुअल रिलेशन नहीं होता। तो गाइस ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन निकालने हम, लेकिन उनके बीच में कोई भी कैजुअल रिलेशन अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्पेरियस कोरिलेशन हम उसको कहते हैं। आइए 77 देखिए, व्हेन r इज इक्वल टू 1 ऑल द पॉइंट इन ए स्केटर डायग्राम वुड बी। स्केटर डायग्राम में गाइस क्या होंगे, देखिए यहाँ पर जब हमारा r इज इक्वल टू 1 है तो सारे जो भी मेरे पॉइंट होंगे वो कौन होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे गाइस। और स्ट्रेट लाइन में कैसे होंगे, लेफ्ट टू लोअर लेफ्ट टू अपर लेफ्ट। क्लियर है, देखिए यहाँ पर कह रहा है स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू अपर लेफ्ट। सेकंड में भी गाइस देखिए स्ट्रेट लाइन कह रहा है, लेकिन क्या कंडीशन डाल दी है, अपर टू लोअर। अपर टू लोअर नहीं होते, लोअर टू अपर होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 78 में क्या कह रहा है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.8 देन द परसेंटेज ऑफ द वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या पूछना चाहता है, अनअकाउंटेड का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, नॉन डिटर्मिनेशन। अब नॉन डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल सा, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछना चाहता है, क्या हो जाता है मेरा 1 माइनस आर स्क्वायर। तो गाइस देखिए 1 और r की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल है 0.8, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। तो गाइस देखिए यदि मैं 0.8 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 0.64, और यदि माइनस करता हूँ 1 में से तो गाइस देखिए कितना आएगा 0.36, और ये किसको डिनोट करता है गाइस, परसेंटेज 36 को। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 79 देखिए, 79 में कह रहा है इफ़ द टू वेरिएबल x एंड y कोवेरियंस
वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई आर 40, 16, 256 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था गाइस, क्या हो जाता है यहाँ पर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। पुट कर लीजिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मेरे पास कितना अवेलेबल है गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पर 40 डिवाइड करेंगे किससे करेंगे गाइस, देखिए वेरिएंस मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मुझे क्या चाहिए, एस टी। तो एस टी क्या होता है, अंडर रूट होता है वेरिएंस का। तो गाइस देखिए 14 का रूट कितना आएगा, 4, 16 का सॉरी, और 256 का गाइस देखिए यहाँ पर रूट कितना आएगा मेरा, 16। कर लीजिए 40 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में 4 तो 64। आइए कर लेते हैं गाइस, देखिए 40 डिवाइडेड बाय 64 तो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.625। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 80 देखिए, 80 में क्या कह रहा है, इफ़ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू इज 3x + 4u + 7 इज इक्वल टू 0 एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.6, देन व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड y। गाइस देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। गाइस काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने आपके साथ MCQ डिस्कस किया हुआ है, रिपीटेड सेम MCQ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। आइए 81 देखिए, 81 में कह रहा है 3 इवेंट A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A। गाइस देखिए तीनों क्या कह रहा है यहाँ पर, एग्जॉस्टिव है एक्सक्लूसिव है। तो गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस केस में मेरा क्या होता है गाइस, देखिए PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा, PC होता है। क्लियर है। और गाइस देखिए अब इसने क्या कहा, यहाँ पर एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है और इक्वली लाइकली भी है। तो गाइस देखिए इक्वली लाइकली है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, PA + PB + PC इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 1 होता है। किस केस में, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के केस में, और दोनों ही हैं गाइस। तो हम गाइस देखिए ए तो है लेकिन बी के प्लेस पर मैं ए रख सकता हूँ क्योंकि पी ए इज इक्वल टू किसके, पी बी के। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, और पी सी के प्लेस पर भी मैं किसको रख सकता हूँ, पी ए को। तो गाइस देखिए कितना हो गया ये 3PA इज इक्वल टू 1। तो गाइस देखिए यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1/3। क्लियर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 81 का। अब गाइस देखिए लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये नहीं पूछ रहा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, यानी ए का डैश पूछ रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर पी ए यानी पी ए कितना आया मेरे पास गाइस देखिए 1/3। तो पी ए होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 में से माइनस कर देंगे किसको, 1/3 को। तो गाइस कितना आएगा ये यहाँ पर 2/3। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है गाइस ना कि ए। क्लियर है। आइए 82 देखिए, आइए 82 देखिए, व्हाट इज़ द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन इक्के नॉट ए स्पेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। गाइस देखिए 52 कार्ड्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं जिसमें से 13 जो है स्पेड होते हैं। क्लियर है। और गाइस देखिए इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं मेरे पास। अब गाइस देखा लेकिन 4 इक्के जो होते हैं उनमें एक स्पेड भी इंक्लूड होता है। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो स्पेड नहीं होना चाहिए, जो इक्के हैं, तो कितने बचेंगे मेरे पास 3। आइए कंडीशन क्या डाली थी देखिए इसने, और पूछ रहा है। तो और का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, ऐड। तो सिंपल सा गाइस देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्पेड की, 13/52 प्लस, और गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इक्के की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी आ जाएगी, देखिए इक्के कितने मेरे पास 3 और डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने 52। क्लियर है। आइए एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया मेरा 52 और ये 13 + 3। तो गाइस देखिए 16 डिवाइडेड बाय 52। कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करते हैं तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 से कैंसिल कर लेता हूँ, 4/13। क्लियर। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 83 देखिए, 83 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट 4 डिजिट नंबर कंप्रेजिंग द डिजिट 2, 4, 6 एंड 7 वुड बी डिविजिबल बाय 4। अब गाइस देखिए यहाँ पर टोटल नंबर कितने मेरे पास हैं, 4 अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी का जो है यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे गाइस देखिए, 4 डिजिट से मैं कितने तरीके से नंबर को फॉर्म कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो देखिए 24 क्या हुआ कि टोटल डिजिट 4 अंकों की जितने भी डिजिट मैं बना सकता हूँ इनका यूज करके जो नंबर है ये कितने हो जाएगी 24। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, डिविजिबल बाय 4। तो गाइस देखिए डिविजिबल बाय 4 के लिए 1 2 3 4 2 3
4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो गाइस देखिए डिविजिबल बाय 5 4 कब होगी, या तो मेरे पास गाइस देखिए लास्ट में कितना हो 5 2 हो, यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो कंप्लीट डिजिट होगी 4 की, अदरवाइज नहीं होगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर यह कितना आ जाए 5 6 आ जाए, 7 2 हो जाए, या गाइस देखिए 76 हो जाए। आप और कोई आउटकम ऐसा नहीं बता सकते जिससे मेरा क्या होगा यहाँ पर जो मेरा 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो गाइस देखिए ये दोनों तो मैंने क्या करा यहाँ पर फिक्स कर ली 2 डिजिट, ये कितनी बची 2 स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। तो गाइस देखिए इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ 2, इसको कितने से करूँगा 1। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ तो इसको क्या मानेंगे 1 1 मानेंगे। तो गाइस देखिए इसका भी कितना आएगा 2, इसका भी कितना आएगा आंसर 2 और 2 कर लीजिए 2 4 6 8। तो मेरे पास 8 डिजिट ऐसी हैं जो कि 4 से डिवाइड होंगी, बाकी गाइस 24 में से जो भी बची वो मेरी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो गाइस देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे मेरे पास, अभी हमने फाइंड आउट किए 8 और टोटल आउटकम कितने थे मेरे पास 24। तो गाइस देखिए 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई करेगा। आइए 83 डिस्कस कर चुके हैं, 84 देखिए 84 में क्या कह रहा है गाइस देखिए द प्रोबेबिलिटी that an accountant job applicant has BCom degree is 0.85। क्लियर है। और गाइस देखिए that he is a CA is 0.30 and that he is both BCom and CA is 0.5 out of 500 applicant how many would be BCom और CA। गाइस देखिए मुझसे क्या पूछना चाहता है, सिंपल सा मेरे से यूनियन पूछना चाहता है। और का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर यूनियन होता है। तो गाइस देखिए P यानी ये पूछना चाहता है BCom भी हो और वो CA भी हो। क्लियर है। यूनियन पूछना चाहता है, मैंने आपको यूनियन का फॉर्मूला बताया था क्या होता है गाइस देखिए यहाँ पर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P BCom का प्लस P किसका CA का और माइनस कर देंगे P किसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करूँगा गाइस जो दोनों में कॉमन है यानी BCom इंटरसेक्शन CA। क्लियर है। देखिए यहाँ पर गाइस देखिए इसने कितनी दी हुई है, यहाँ पर BCom की दी हुई है मुझे 0.85। देखिए यहाँ से कर लीजिए कितनी दी हुई है 0.85 प्लस किसको कर देंगे CA की प्रोबेबिलिटी गाइस देखिए कितनी है 0.3 माइनस कर दूंगा किसकी जो दोनों की है गाइस देखिए दोनों कितने की यहाँ पर 0.25। क्लियर है। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर मेरी कितनी आ रही है 0.9 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए 85 देखिए 85 में गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 85 में रुपेश इज नोन टू हिट द टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स वेयर एज डेविड इज नोन एज हिट द सेम टारगेट इन 6 आउट ऑफ 11 शॉट्स। गाइस देखिए तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी PA की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी टारगेट को हिट करने की, मैं मान के चलता हूँ इसकी रुपेश की। तो गाइस देखिए कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है। और गाइस देखिए PB यानी डेविड की कितनी गाइस देखिए 6 कितने में से आउट ऑफ 11। क्लियर है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। गाइस देखिए कह रहा है कि एक ना एक बार जो है टारगेट हिट होना चाहिए। अब गाइस देखिए एक ना एक बार का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ A यूनियन B मेरे से पूछना चाहता है। यहाँ पर A यूनियन B का मीनिंग क्या है कि जो 2 टारगेट को हिट कर रहे हैं दोनों उनमें से एक ना एक बार जो है टारगेट हिट होना चाहिए। तो गाइस देखिए मैंने इसका फॉर्मूला अभी आपके साथ डिस्कस किया है 84 में। इसका फॉर्मूला क्या होता है PA प्लस BB माइनस P इंटरसेक्शन B। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा ये 5/9 प्लस 6/11 माइनस कर देंगे कितना P इंटरसेक्शन B। अब देखिए P इंटरसेक्शन B मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज को डिस्कस करते टाइम। देखिए मैं आपको यहाँ पर भी नोट्स करा देता हूँ। PA इंटरसेक्शन B मेरा क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PA इंटू में PB। क्लियर है, इस तरीके से होता है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा हम इसको नोट्स कर सकते हैं 5/9 और इंटू में कितना 6/11। आइए सोल्व कर लीजिएगा। देखिए एलसीएम लेता हूँ तो मैं इसका एलसीएम लेके कितना आएगा मेरा 99। क्लियर है। एलसीएम लेके 99 आ रहा है। तो गाइस देखिए 99 कितने टाइम्स कैंसिल होगा यहाँ पर, यदि मैं इसको 5 से 11 आएगा तो कितना हो जाएगा 11 पंजे 55 प्लस गाइस देखिए ये कितना हो गया 54 और माइनस कर देंगे इसको कितना गया 30। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 79 डिवाइडेड बाय 99। इसको दोनों को ऐड करिए 30 को माइनस करिए तो कितना आएगा यहाँ पर 79 डिवाइडेड बाय 99।
देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आइए 86 देखिए। 86 में गाइस देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कंडीशनल बेस है। यहाँ पर कह रहा है इन कनेक्शन विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इट फाउंड दैट पी ए मेरे पास अवेलेबल है, पी बी मेरे पास अवेलेबल है, पी ए यूनियन बी भी मेरे पास अवेलेबल है। मुझे फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन बी। फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स कराया था गाइस। देखिए क्या होता है यहाँ पर, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है और डिवाइडेड बाय जो अपॉन में होता है वही हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय पी बी। पी बी मेरे पास अवेलेबल है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स कराया गाइस। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, पी बी को नोट कर लीजिए। कितना है यहाँ पर 3/5। ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लेते हैं गाइस। फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स कराया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा मेरा। सिंपल सा मैं कह सकता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ गाइस, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। फॉर्मूला आप देख सकते हैं 2/3 प्लस 3/5 माइनस कर देंगे कितना यहाँ पर 5/6। क्लियर है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके कितना आएगा यहाँ पर 30 माइनस करिए 20 प्लस ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 25। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है 13/30। क्लियर है। देखिए ये मेरे पास फाइंड आउट होकर आ चुका है, पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 13/30। क्लियर है। आइए अब गाइज आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज देखिए यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 छंग 30। क्लियर है। और गाइज देखिए हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 13/18। क्लियर। तो ये कितना आ रहा है मेरा 13/18। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आइए 87 देखिए, कह रहा है इन ए बिजनेस वेंचर ए मैन कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनकर ए लॉसेस 20,000। क्लियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेज फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आर नोन एज टू बी 0.75 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। गाइस देखिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पूछ रहा है। सिंपल सा मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते टाइम कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है और जो मेरे पास एक्स गिवन होता है दोनों की मल्टीप्लाई करके यदि हम उसका सम कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो सिंपल सा हमें क्या करना है गाइस, देखिए एक्स मेरे पास कितना अवेलेबल है यहाँ पर 50,000 और लॉस है तो यानी कितना होगा माइनस का, ये कितना है 20,000। और गाइस देखिए पी एक्स भी मेरे पास अवेलेबल है, कितना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो इसने दी हुई है 0.75 और 0.25 अवेलेबल है। मुझे क्या करना है यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। सिंपल आप मल्टीप्लाई करके इनका सम कर लीजिए। तो गाइस देखिए यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000 इंटू में 0.75। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 37,500। क्लियर है ये। और गाइस देखिए 20,000 की करते हैं हम इंटू में 0.25। तो गाइस देखिए ये कितना आ रहा है यहाँ पर 5,000, लेकिन कौन सा माइनस का। क्लियर है। आइए कर लीजिए यहाँ पर सम करता हूँ तो गाइस देखिए माइनस का ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 32,500 क्या होगा मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। क्लियर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए 88 देखिए 88 में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिलेशन फॉर पी इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो गाइस देखिए एन की वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। एन एज ए पैरामीटर इज 6। अच्छा कह रहा है कि जो एन पैरामीटर है वो 6 है, किसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है गाइस, देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी की। क्लियर है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यदि मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तो फेलियर की जो है इजीली आ जाएगी। यहाँ पर इसने कहा भी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस यानी पी। तो देखिए सिंपल सा मैं क्या कह सकता हूँ गाइस, देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या होता है NCR पी की पावर आर, क्यू की पावर क्या हो जाती है n माइनस आर। क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। आइए पुट करते हैं फॉर्मूले में गाइस। देखिए फॉर्मूले में यदि पुट करता हूँ इसको तो देखिए किस तरीके से लिख सकता हूँ। 4 तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है। और n की वैल्यू ने कितनी दी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6c4। क्लियर है। p की पावर कितनी 4, q की पावर कितनी हो जाएगी देखिए 2 इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए यहाँ पर इसने कितना दिया है 6c2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है तो p की पावर कितनी हो जाएगी 2 और q की पावर कितनी हो जाएगी गाइस देखिए मेरी 4। क्लियर है। आइए कैंसिल करिए। तो गाइस देखिए यहाँ से q से कैंसिल करता हूँ तो ये 2 बचेगी ओनली, p से कैंसिल कर लीजिएगा ये यहाँ पर 2 बचेगी,
क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए 6c4 और 6c2 को कैंसिल कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना बचेगा मेरा, सिंपल सा बचेगा 4। क्लियर है। p का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा, q का स्क्वायर, क्योंकि ये सब क्या होगा, कैंसिल हो गया। 6c2 इज इक्वल टू होता है 6c4 के इंटू में 4। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा, q के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये p स्क्वायर हो गया, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस p लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। तो गाइस देखिए यदि मैं 1 माइनस पी का स्क्वायर करके लिखता हूँ यहाँ पर, और देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कंप्लीटली ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 2p इज इक्वल टू 1 माइनस पी। पी को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा गाइस देखिए, 2p प्लस p इज इक्वल टू 1, और ये कितना हो गया 3p। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1/3। क्लियर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। और मुझसे पूछी भी किसकी थी ने, यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। यदि फेलियर की प्रोबेबिलिटी पूछता तो सीधा हम क्या करते, 1 माइनस 1/3, तो कितनी आ जाती 2/3। लेकिन हमसे ओनली एंड ओनली सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए रुको, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था 6c4 इज इक्वल टू 6c2, आपको बताया, क्यों बताएगा ये आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों इक्वली होते हैं। देखिए इसको गाइस मुझे 4 बार ओपन करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया मेरा, और 2 से गाइस देखिए ये कैंसिल करूँगा तो 3, तो कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पर 15। आइए 6c2 को सोल्व करिए, तो गाइस देखिए कितना ओपन करना पड़ेगा 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 से करिए कितना आ गया 15। देख रहे हो, तो इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दिया था। कन्फ्यूजन क्रिएट्स मत करिएगा ये अपने माइंड में। आइए 89 देखिए, 89 में कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल। गाइस देखिए कह रहा है कि यदि हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर सक्सेस की हम प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, मैं 4 एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो उसमें से 3 तो सक्सेस हो जाते हैं, 1 फेल हो जाता है। क्लियर है। तो गाइस यदि मैं इनका रेशो निकालता हूँ, तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा रेशो कितना आ जाएगा, p/q हो जाएगा मेरा 3/1। क्लियर है कि 3 बार तो सक्सेस मिलती है, 1 बार मैं फेल हो जाता हूँ। सिंपल सा क्या भी रहता है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल, यानी 1 बार फेल होने के बाद उसे 3 बार जो है सक्सेस मिलती है। तो रेशो कितना हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पर सक्सेस का जो रेशो है वो 3/1 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, कह रहा है कि 5 टाइम्स यदि हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर मेरा 5। क्लियर है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस, कि उसमें से कोई भी सक्सेस ना हो। तो गाइस देखिए अब मेरे पास n इज इक्वल टू आ गया, और p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3/4, और q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/4। देख सकते हैं आप। क्लियर है। अब गाइस देखिए सब चीज़ की मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ पर सिंपल सा मुझे क्या करना होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा, और मेरे पास जो मुझे चाहिए वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। कह रहा है हैव नो सक्सेस, तो r इज इक्वल टू कितना 0, कि कोई भी सक्सेस अवेलेबल ना हो। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए फॉर्मूले में पुट कीजिए, n कितना है 5c, r कितना था मेरा 0। कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर सक्सेस नहीं आनी चाहिए, यानी फेलियर के लिए पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 0। अब गाइस देखिए यहाँ पर p कितना मैंने फाइंड आउट करा था 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये कितना था 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। गाइस देखिए हम क्या करते हैं, n माइनस r, यानी 5 में से 0 जाएंगे तो कितना आ जाएगी 5। क्लियर है। 5 से 0 कितना होता है 1, किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो वो कितना हो जाता है 1। और गाइस देखिए 4 को यदि 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है 2 3 4 5। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 1024। क्लियर है। तो 1/1024 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस सिंपल सा आपसे यहाँ पर जो है ना इसने रेशियो दिया हुआ था इस बार, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो रहा था, कि कह रहा था कि 1 बार फेल होता है 3 बार वो सक्सेस हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल से जो है हमने रेशियो लेके इसको सोल्व कर लिया। आइए 90 देखिए, 90 में क्या कह रहा है, इफ़ द 2 क्वार्टाइल ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 47.30 52.70 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि मोड क्या होगा, एंड आल्सो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए यहाँ पर जो है ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर की मैंने, एक्चुअल में तो मेरे पास मोड भी अवेलेबल होना चाहिए था यहाँ पर, कि मोड की वैल्यू कितनी है। इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ मीन डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मीन डेविएशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए गाइस मैंने आपको जो है एक ट्रिक बताई थी। यहाँ पर ट्रिक क्या है मैं आपको नोट्स करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप नोट कीजिए,
एक सेकंड रुकिए बस। सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ से मेरे पास Q1 और Q3 की वैल्यू अवेलेबल है। Q1 ये रहा, Q3 ये रहा, टू क्वार्टाइल है यानी Q1 और Q3। तो गाइस देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए जिससे कि हम यहाँ पर मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था Q1 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पर म्यू माइनस 0.675 इंटू में कितना होता है मेरा ST। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। Q3 के लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम प्लस कर देते हैं। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू प्लस 0.675 इंटू में ST। म्यू क्या आ गई, यहाँ पर मेरा मीन है। और देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में गाइस क्या कंडीशन होती है, मेरा मीन मीडियन मोड होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन हो, मीडियन हो और मोड हो, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो गाइस मैं यहाँ से यदि मीन को फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या फाइंड आउट होकर आ जाएगा, यहाँ पर मीडियन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, आइए देखते हैं, आइए फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 47.30 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू माइनस 0.675 इंटू में ST। सेकेंड क्या है मेरे पास, Q3 जो है 52.70 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 इंटू में ST। क्लियर है, आइए यहाँ पर गाइस क्या करते हैं, हम प्लस कर लेते हैं। तो गाइस देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये कितना हो जाएगा 2 म्यू, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो कट जाएगा। अभी देखिए इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास 100। गाइस 100 है तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 50, म्यू यानी मीन। अब गाइस आपको पता है कि मीन हो, मीडियन हो या मेरा मोड हो, तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ से मेरा मोड भी कितना हो जाएगा 50। तो आपके पास इस टाइप से ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए था, 50 भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब क्या रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन भी वही होगा मेरा 50। क्लियर है, तो ये देखिए हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 50 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था गाइस यहाँ पर एक रेशो मैंने आपको नोट्स कराया था, रेशो अगेन नोट कीजिए यहाँ पर, QD MD रेशो SD, इन तीनों के बीच का रेशो जो होता है गाइस देखिए कितना होता है, यहाँ पर 10, 12 और 15 होता है। ध्यान रखिए इंक्रीज ऑर्डर में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, पहले QD आता है, फिर MD आता है और फिर मेरा SD आता है। अब गाइस देखिए मेरे पास SD मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। SD कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से सबसे पहले हम SD कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इसको भी जो है नोट करके रखिए साइड में। SD का मैं क्या करता हूँ, Q1 के थ्रू मैं SD को फाइंड आउट कर लेता हूँ। गाइस देखिए 47.30 इज इक्वल टू कितना था, म्यू, म्यू मेरे पास कितना आया 50 और माइनस करते हैं हम 0.675 इंटू में ST। क्लियर है, इसको सोल्व करने पे यहाँ से मैं जो है SD को ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। आइए SD फाइंड आउट कर लेते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 0.675 ST इज इक्वल टू 50 में से गाइस देखिए यहाँ पर 47 पॉइंट को माइनस करते हैं हम तो कितना आएगा 2.7 आएगा ये। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ से SD की वैल्यू कितनी आ गई 4। आप इससे क्या करिए, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो क्या आएगा मेरा 4 आएगा। क्लियर है, अब गाइस आप क्या करिए, जो मैंने आपको रेशो बताया था सिंपल सा आप उसमें पुट कर दीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर MD और SD का रेशो कितना हो जाएगा 12:15। और गाइस देखिए SD मेरे पास अवेलेबल है कितना है 4, मुझे फाइंड आउट क्या करना है MD को मानिए X। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा ये 15X इज इक्वल टू 12 की करिएगा इस किससे 4 से, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 48। तो X इज इक्वल टू कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाई 15। सोल्व करिए 48 डिवाइडेड बाई 15। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर X की वैल्यू जो आ रही है मेरी 3.2 करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आइए 91 देखिए, X फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एज 50 एंड वेरिएंस एज 100। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। गाइस देखिए मैंने आपके साथ इस MCQ को एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था कि अभी आप छोड़ दीजिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अब MTP में है तो मैं आपके साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले आप क्या करिए, इसके लिए जो है ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है, आइए तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ क्या होता है, बेल शेप्ड होता है, और इस कंप्लीट का कर्व जो होता है ना, मेरा एरिया जो होता है कंप्लीट कर्व का वो होता है 1। और गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा मीन आया है वो कितना आया दिया हुआ है, इन्होंने 50 दिया हुआ है मीन। क्लियर है, यहाँ मेरा क्या होता है ये मीन होता है, ये कितना दिया हुआ है 50। अब मेरे से पूछ रहा है कि 60 या 60 से ज़्यादा की वैल्यू बताइए। क्लियर है, 60 के इक्वल हो या 60 से ज़्यादा हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर X की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, इन्होंने 60 दी हुई है। क्लियर है, अब गाइस देखिए
इस वैल्यू पे मेरी जेड की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 0 होता है, ये सभी को पता है आपको। अब गाइस देखिए जेड को हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम जेड फाइंड आउट कर लेंगे। जेड फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला नोट्स कराया था एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एच डी। क्लियर है। अब गाइस देखिए वेरिएंस मेरा 100 है, तो वेरिएंस क्या यहाँ पर एच डी क्या होता है, अंडर रूट होता है वेरिएंस का। यदि मैं 100 का अंडर रूट निकालता हूँ तो एच डी मेरा कितना आ गया 10। क्लियर है। आइए पुट करिए, तो गाइस देखिए 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। क्लियर है गाइस, नोट्स कीजिए, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। आइए अब समझने की बात गाइस ये है कि मेरी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कब 60 पे। क्लियर है। और गाइस देखिए मेरे पास कंप्लीट का एरिया अवेलेबल था, यानी Z1 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, कितनी है देखिए 0.8413। क्लियर है। और इस कंप्लीट का एरिया कितना होता है, 1 होता है, मैंने आपको बताया था 0.5 इधर होता है और 0.5 ही मेरा इधर होता है। अब देखिए इस कंप्लीट का एरिया 1 है और मेरे पास जो एरिया अवेलेबल है वो कितना है गाइस, देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। Z इज इक्वल टू 1, यानी इससे इधर इधर का जितना भी एरिया है वो कितना है मेरे पास 0.8413, ये मेरे पास गिवन है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। इस एरिया को यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल सा कैसे करूँगा, 1 में से माइनस कर दूँगा। देखिए मैं आपको अगेन समझाता हूँ। ये मेरा कर्व था, यहाँ पर मेरा मीन है और यहाँ मुझे जेड दिया हुआ इन्होंने 60। मुझसे इससे इधर इधर का सारा एरिया पूछ रहा है, तो इससे इधर इधर का सारा एरिया निकालना है और टोटल एरिया मुझे पता है 1 होता है और इधर का एरिया मेरे पास अवेलेबल है, कितना है गाइस देख सकते हैं आप 0.8413। तो आप माइनस कर दीजिए 1 में से, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.8413। माइनस करिए कितना आ रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ मैं, 1 माइनस 0.8413, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 0.158। तो गाइस देखिए पॉइंट के बाद जो यहाँ पर डिजिट इंक्रीज में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा आप लिख सकते हैं इसको 0.16। क्लियर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 92 देखिए, 92 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मिस प्रिंट पर पेज ऑफ थिक बुक। गाइस देखिए थिक का यहाँ पर मीनिंग क्या, सिंपल सा मोटी बुक है, काफ़ी हैवी बुक है। हैवी बुक है तो गाइस देखिए मिस प्रिंट, अब ये तो है नहीं कि हैवी बुक है तो उसमें हर प्रिंट जो भी हर पेज हम प्रिंट कर रहे हैं वो मिस प्रिंट होगा, नहीं। मिस प्रिंट क्या है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर चांस है जो मिस प्रिंट हो सकता है पेज, वो बहुत ही रेयर चांस है। और मैंने आपको बताया था जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी रेयर होती है तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 93 देखिए, 93 में क्या है, इफ़ द पॉइजन वेरिएबल एक्स एफ 2 है फंक्शन जो है इज इक्वल टू 3, एफ का फंक्शन 4 है, व्हाट इज़ द वेरिएंस। क्लियर है। तो गाइस देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए मैंने इसके लिए आपको एक फार्मूला नोट्स कराया था। फार्मूला क्या होता है मेरा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का e की पावर माइनस m। क्लियर है। इनटू में कितना होता है गाइस, देखिए यहाँ पर m का स्क्वायर, m की पावर कितनी का यहाँ पर स्क्वायर कह रहा हूँ, m की पावर x डिवाइडेड बाय कितना गाइस x फैक्टोरियल। आइए देखते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल है, देखिए e की पावर माइनस m एज इट इज़ लिखूँगा। क्लियर है। अब गाइस देखिए m की पावर कितनी है यहाँ पर, f का फंक्शन जो है 2 है और डिवाइडेड बाय कितना 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिया हुआ इसने 2, तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई में और इनटू में e की पावर माइनस m, और गाइस देखिए m की पावर कितनी है 4, क्योंकि फंक्शन में कौन है मेरा यहाँ पर 4 है, उधर 2 था, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर है। देखिए e की पावर m से e की पावर m कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, पावर 2 बचेगी। और गाइस आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना बचेगा, देखिए मैं 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12। आइए नोट कीजिए इसको, मैं आगे नोट करता हूँ। देखिए तो गाइस यहाँ पर मेरा कितना बचा, ओनली 1। क्लियर है। गाइस देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा गाइस, देखिए यहाँ से मेरे पास जो अवेलेबल था वो था 3, इंटू में कितना बचा था m स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू m का स्क्वायर, और m इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस, देखिए मेरे पास 2। क्लियर है। अब मैंने बताया था आपको पॉइजन के केस में क्या होता है, यहाँ पर मेरा मीन हो या मेरा वेरिएंस हो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है, तो गाइस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
आइए 94 देखिए, 94 में क्या करा, इफ़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ ए नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मुझे फाइंड आउट करना है गाइस। देखिए सिंपल सा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है मेरा, म्यू माइनस एस टी और म्यू प्लस एस टी मेरा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। दोनों गिवन है, ये 40 है और ये कितना है 60। आइए सोल्व करिए तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 100। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 50। क्लियर है, फर्स्ट में पुट कीजिए, यहाँ से एस डी अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस देखिए कितना है 50 माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना 40। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 माइनस 40, इसको इधर ले जाइए, कितना हो गया प्लस का म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 10। क्लियर है। और अभी मैंने आपको रेशो बताया गाइस, यहाँ पर एस डी और एम डी का रेशो कितना होता है मेरा, देखिए यहाँ पर एम डी और एस टी का रेशो कितना होगा 12:15। अब गाइस देखिए एस डी मेरे पास अवेलेबल है कितना है 10, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एम डी फाइंड आउट करना है। ईजिली कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 15x इज इक्वल टू 120। क्लियर है। और गाइस देखिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाई 15। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है मेरा 8। गाइस 24 में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि हमारा जो मीन डेविएशन आया है वो एस टी आया है, मीन डेविएशन कितना है हमारा 8 आया है, और इस टाइप से हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन में इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, जो हमारा मीन डेविएशन होगा वो 8 ही होगा। क्लियर है। आइए 95 देखना, कह रहा है फीचर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द डैश टेस्ट। गाइस आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया था, एडिशनल क्वेश्चन बैंक हमने डिस्कस किया है इंडेक्स नंबर का, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 96 देखिए, फीचर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज। गाइस देखिए क्या होता है यहाँ पर, मैंने आपके साथ अभी सारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू में ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट चे एंड पास्ट चे। तो गाइस देखिए लास्ट पेयर एंड पास्ट चे का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं अंडर रूट में करते हैं L इंटू पी। क्लियर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 97 देखिए, टाइम सीरीज हैज कितने कंपोनेंट होते हैं गाइस टाइम सीरीज के। यहाँ पर मैंने टाइम सीरीज हालांकि आपके साथ डिस्कस नहीं किए, लेकिन आपको पता होना चाहिए टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए एडिक्टिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, एडिक्टिव मॉडल क्या होता है टाइम सीरीज का गाइस, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सिंपल सा y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एडिक्टिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी आपसे पूछ सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है उस केस में। तो गाइस दोनों चीज़ पूछ सकते हैं, यहाँ पर हर बार आता ही आता है एमसीक्यू एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पहले 100 देखिए, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ 99। 100 में क्या कह रहा है, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज गिवन रिजाइन एट ए गिवन डेट इज 280। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी ओवर द बेस ईयर। बेस ईयर में हम कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कितने से इंक्रीज हो गया, आप 280 है, तो गाइस देखिए कितने से इंक्रीज हुआ होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है 180 से क्या हुआ कि इंक्रीज हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एडिशनल क्वेश्चन गाइस देखिए किसका है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है, किसका है, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है, किसका है, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है 97। 98 किसका है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है। 99 किसका है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है। क्लियर है। देखिए अभी 95 आपके साथ डिस्कस किया है, किसका है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है। सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ। आइए देखिए 99 को देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, पास्ट एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर आर 169 एंड 156 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर को हमें फाइंड आउट करना है गाइस। देखिए तो भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन आती है, फीचर्स इंडेक्स नंबर मेरा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो भाई देखिए अंडर रूट में L इंटू में P इज इक्वल टू मेरे पास कितना अवेलेबल है, यहाँ पर 156। और गाइस देखिए पास्ट इंडेक्स नंबर मेरे पास कितना अवेलेबल है यहाँ पर, यानी P की वैल्यू कितनी है 169। तो गाइस देखिए अंडर रूट में L इंटू में 169 इज इक्वल टू कितना आएगा 156। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 156 इंटू में 156। तो भाई देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 24336, और यहाँ से क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा L इंटू में 169। 169 से इसको डिवाइड कर दीजिए, लास्ट पेयर की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 169। तो गाइज आप देखेंगे कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा 144। सिंपल था गाइज, सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कोई भी एमसीक्यू नहीं था गाइज, 95 से लेकर 100 तक पाँचों एमसीक्यू मैंने आपके साथ अभी करंट में ही डिस्कस किए हैं ये।